हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है एसटीएस मार्कर। क्या होता है ये एसटीएस मार्कर, किस तरीके से ये वर्क करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया होगा, कभी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा। तब जब हम ऑर्डर करते हैं तो कुछ डिलीवरी एड्रेस डालते हैं, तो उस समय पे हमको एक यूनिक साइट मेंशन करनी पड़ती है हमारे घर के बगल की। ठीक है, जिसे हम लैंडमार्क कह सकते हैं। तो लैंडमार्क हमें मेंशन करना होता है हमारे एड्रेस में, ताकि जो डिलीवरी बॉय है उसको कन्वीनियंट हो उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे घर के बगल में है ताज होटल। ठीक है, तो ताज होटल के बगल में मैं रहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, लैंडमार्क ये जो यूनिक साइट है तो ये सबको पता है। तो ठीक है, तो इसी के बगल में मेरा घर है, तो मैं क्या करूंगा, एज अ लैंडमार्क हमारे ताज होटल का नाम लिख दूंगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे घर पे वो इजीली क्या होगा, डिलीवरी बॉय पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से जो लैंडमार्क है उसका यूज होता है। तो क्या ऐसा ही कोई लैंडमार्क हमारे जीनोम में भी प्रेजेंट होता है? तो हाँ, तो हमारे जीनोम में भी एक लैंडमार्क प्रेजेंट होता है जो यूनिक होता है। आइए देखते हैं उसके बारे में, और उसे हम कहते हैं सीक्वेंस टैग साइट। ये 300 टू 500 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग सीक्वेंस होता है हमारे डीएनए में, जो बहुत ही यूनिक होता है। ऐसा सीक्वेंस और कहीं नहीं मिलता है जीनोम में, सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, एक फ्लैग से रिप्रेजेंट किया है, जो एक यूनिक साइन हमको रिप्रेजेंट करता है। यूनिक होता है ये। ठीक है, तो ये 300 टू 500 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होता है, ये पता चल गया। अब देखते हैं, ये सपोज हमारा क्या है, डीएनए। तो उसमें एक क्या हो सकता है, सीक्वेंस टैग साइट, ये एक यूनिक साइट हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ही नहीं हो सकता है, ये मल्टीपल यूनिक टैग साइट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल यूनिक टैग साइट्स मतलब ये सारे इनसे अलग है, इसका अलग सीक्वेंस है, इसका अलग सीक्वेंस है, इसका अलग सीक्वेंस है, और ये कैसा है, ये सीक्वेंस और कहीं नहीं पाया जाएगा, सिर्फ उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पाया जाएगा। इसीलिए हम इनको बोलते हैं सीक्वेंस टैग साइट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में कि इनका यूज हमारे मार्कर के तौर पे कैसे हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास क्या है, ये पूरा का पूरा डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस है। ये पूरा का पूरा क्या है, मेरे पास डीएनए सीक्वेंस है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, कट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना चाहूंगा तो वो कहीं पे भी कट कर सकता है। ठीक है, जहां पे उसको मिले वो वहां पे क्या कर देगा, कट कर देगा। हो सकता है यहाँ पे कट कर दिया जिससे ये फ्रैगमेंट मिल गया मुझे, हो सकता है कहीं यहाँ पे कट कर दिया तो जिससे मुझे ये फ्रैगमेंट मिल गया, हो सकता है कहीं यहाँ पे कट हो गया तो मुझे ये फ्रैगमेंट मिल गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट मुझे मिल सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ साइड्स जो फ्रैगमेंट है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी मुझे एसटीएस उसमें दिखे ही ना। हो सकता है यहाँ पे और यहाँ पे कट हो गया, इसलिए मुझे कुछ भी यहाँ पे क्या मिले, फ्रैगमेंट में एसटीएस साइट देखने को ही ना मिले। ऐसे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हमने क्या कर लिए, ब्रेक कर लिए, जिसकी विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ब्रेक करने के बाद हम जो फ्रैगमेंट्स हमको मिले थे उनकी क्लोनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। क्लोनिंग मतलब ये जो फ्रैगमेंट्स है इनको हम एक वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे। जब यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये फ्रैगमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसको हम कर देंगे इंसर्ट ईस्ट सेल में, और ये जब रिप्लीकेट होगा तो हमारा जो फ्रैगमेंट है, ये जो ब्लू कलर से हमारा फ्रैगमेंट है वो भी रिप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा हम हर एक फ्रैगमेंट के साथ करेंगे जिससे वो क्या हो सके, रिप्लीकेट हो सके। और यहाँ पे हमको क्लोनिंग की वजह से जो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स है वो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है क्लोनिंग का, जिससे मुझे मल्टीपल फ्रैगमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, कॉपी देखने को मिले। ठीक है, तो जब मेरे पास मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे एनालिसिस करना है इन फ्रैगमेंट्स को। तो एनालिसिस करते समय मैं क्या करूंगा, एक कोई भी एक एसटीएस साइट को कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये एक एसटीएस साइट कंसीडर कर लेता हूं मैं, रेड कलर का। ठीक है, जब मैंने रेड कलर का एसटीएस साइट कंसीडर किया तो इसके पास पास कौन से मेरे पास क्या है, सीक्वेंस टैग साइट्स है प्रेजेंट, वो देखूंगा मैं। क्या ग्रीन इसके पास में ज्यादातर है या फिर ब्लू इसके पास ज्यादातर है। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं अभी ग्रीन को। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ग्रीन कितने फ्रैगमेंट्स में मुझे देखने को मिल रहा है रेड के साथ। एक जगह पे देखने को मिल रहा है, ये दूसरी जगह पे देखने को मिल रहा है,
ये तीसरी जगह पे देखने को मिला है। मतलब 3 साइड्स पे 3 फ्रैगमेंट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ग्रीन और रेड क्या है, दोनों साथ में है। तो इसी तरीके से मैं उसको एनालाइज करूंगा और मुझे पता चलेगा कि फिर मैं एक दूसरा टैग साइड्स लूंगा जो है ब्लू कलर का। ठीक है, अब मैंने ये कलर से रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअली में ये सीक्वेंस ही होगा। ठीक है, तो ये रेड और ब्लू के बारे में देखते हैं। तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन कितने फ्रैगमेंट्स में है? एक फ्रैगमेंट्स में है, दूसरे फ्रैगमेंट में है, तीसरे फ्रैगमेंट में है, चौथे फ्रैगमेंट में है। मतलब 4 फ्रैगमेंट ऐसे हैं जहां पे क्या है, ब्लू हमारे रेड के साथ है। दैट मीन्स कि वो क्या है, हमारे रेड फ्रैगमेंट से बहुत ही करीबी है। ये देखिए, करीब में कौन है, ब्लू वाला। और थोड़ी ही दूरी पे क्या होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि उसका क्या है 3 फ्रैगमेंट्स में हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ी दूरी पे है और येलो भी प्रेजेंट है और वो ग्रीन के पास प्रेजेंट है, मतलब वो रेड से क्या है, दूर है। इसलिए हमने क्या किया, रेड से उसको दूर रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस टैग साइट्स को एक क्रोमोसोम पे अरेंज कर सकता हूँ या फिर उनका सीक्वेंस जो है वो इजीली एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से एनालिसिस होता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल मैपिंग क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और क्या एप्लीकेशंस है, और इसीलिए हम इसको मार्कर की तरह यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब इसी का एक थोड़ा सा और एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। अब ये देखिए, ये 2 STS मार्कर है और ये 2 STS मार्कर्स है, सारे के सारे यूनिक है, एक दूसरे से अलग है। ठीक है, अब ये दोनों जो STS मार्कर है, ये देखिए, जब मैंने इनके फ्रैगमेंटेशन किया था तो हर फ्रैगमेंट में क्लोनिंग करने के बाद भी क्या देखने को मिल रहा है मुझे, हर फ्रैगमेंट में ये देखने को मिल रहा है मुझे। दैट इंडिकेट्स दैट कि ये बहुत क्लोजर में है। इस वजह से ये जो STS है वो सेपरेट हुए ही नहीं क्लोनिंग के दौरान भी या फिर ब्रेकिंग के दौरान भी। ठीक है, और यही मुझे, मैं अगर 3 और 4 फ्रैगमेंट की इन दोनों की बात करता हूं तो देखिए, इसमें वो क्या हो गया, सेपरेट हो गए। इसमें भी वो क्या हो गए, 2 अलग अलग फ्रैगमेंट पे चले गए। इसमें वो दोनों साथ में है, एक इसमें इसमें भी वो सेपरेट हो गए, दूसरे इसमें भी है। मतलब 2 फ्रैगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, वो साथ में देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो 4 फ्रैगमेंट है उसमें मुझे वो सेपरेट देखने को मिल रहा है। दैट इंडिकेट्स दैट कि ये जो 1 और 2 जो 6 फ्रैगमेंट में एक साथ है, ये बहुत करीबी है और एज कंपेयर टू दिस ये दोनों एक दूसरे से दूर है। इस तरीके का एनालिसिस होता है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, और इसी का हेल्प हमें बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है। अब एप्लीकेशन मतलब अगर हम बात करें कंपैरेटिव जीनोमिक्स की, तो हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म में ये 3 STS साइट्स है उस क्रोमोसोम पे, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 ही STS साइट है। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमें एनालिसिस देखने को मिलता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक्स कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म 1 की और ये ऑर्गेनिज्म 2 की बात हो रही है। दैट इंडिकेट्स दैट कि ये दोनों ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का एनालिसिस हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस टैग साइट्स। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम किस तरीके से इस STS साइट का यूज कर सकते हैं। अब कोई भी जीन होगा, ये जो जीन है ये अब डिसीज रिलेटेड जीन है, मैं अभी जीन का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इस पे लिख रहा हूँ कि डिसीज रिलेटेड जीन है। ठीक है, डिसीज रिलेटेड जीन है, उसके बगल में अगर मेरा कोई STS साइट है, ये येलो कलर का है मेरा STS साइट, अगर ये STS साइट डिसीज से रिलेटेड है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये जो STS है दैट इज सीक्वेंस टैग साइट अब्सेंट है, दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म में कोई भी डिसीज वाले कैरेक्टर नहीं है या फिर वो डिसीज उसको हो नहीं सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं। ये दोनों लिंक्ड है। इसके मतलब ये है कि जब ये अब्सेंट होगा तो ये भी क्या होगा, अब्सेंट ही होगा। अगर ये अब्सेंट है तो ये भी अब्सेंट ही होगा। तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि नॉर्मल और जो डिसीज पर्सन है उसके बारे में, उनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी क्या करते हैं, हम STS मार्कर का यूज कर सकते हैं। और अगर हम रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज RFLP मार्कर, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम STS मार्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे RFLP फ्रैगमेंट को, और इसके लिए हम प्राइमर डिजाइन करेंगे। ठीक है, फॉर देयर एम्पलीफिकेशन। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्या कर लिया, फ्रैगमेंट को कट कर लिया, उसका सीक्वेंसिंग करके उसके लिए प्राइमर क्रिएट करके उस फ्रैगमेंट को ही क्या कर ले, हम एम्पलीफाई कर ले, तो वो एक STS मार्कर की तरह यूज किया जा सकता है। यही इस सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, अब STS मार्कर के कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है।
टेडियस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है RFLP मार्क एनालिसिस में या फिर RFLP मार्कर में। तो तब जब हमें जो टेडियस वर्क है, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, वो एक बहुत ही मतलब दिक्कत भरी प्रोसेस है, उसमें जो दिक्कत आती है वो दिक्कत से हम बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ STS मार्कर। ठीक है, अब STS मार्कर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें प्रायोर नॉलेज लगता है हमें किसी भी सीक्वेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो आज ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद और भी मार्कर्स पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।